हेलो फ्रेंड, वेलकम इन टेक अमेजॉन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। वो काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं माइक्रो कंट्रोलर के बारे में एंड माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो अभी हम कवर करेंगे माइक्रो कंट्रोलर। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प होगा और आप काफ़ी अच्छी तरह से आपका कोई पेपर जो है टेक्निकल पेपर है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, विच ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द बिट मैनिपुलेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ बुलियन प्रोसेसर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो बुलियन प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेटिंग कैसे करता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बिट्स उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो कॉम्प्लीमेंट्री बिट डेफिनेटली ए भी यूज़ होता है। इसके बाद है सेट बिट ए भी यूज़ होता है, क्लियर बिट ए भी यूज़ होता है, मूव सी वगैरह जो है मूव सी ये भी इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है। ऐसे कितने सारे इंस्ट्रक्शन बिट मैनिपुलेशंस के लिए बुलियन प्रोसेसर यूज़ करता है। तो बिट मैनिपुलेशन मीन सिंगल बिट, इसको बोलते हैं सिंगल बिट। तो ये सारे के सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो सिंगल बिट एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सारे जो ऑप्शन दिए हुए वो हमारा आंसर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ऑल अबोव इसका आंसर रहेगा। उसके बाद देखते हैं हम, विच डेटा मेमोरी कंट्रोल एंड हैंडल द ऑपरेशन ऑफ द सेवरल पेरिफेरल बाय असाइनिंग देम इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में असाइन किया हुआ है, विच डेटा मेमोरी कंट्रोल एंड हैंडलिंग द ऑपरेशन। तो यहाँ पे मोस्टली जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो रहता है और जो डेटा मेमोरी लोग जो रजिस्टर्स डेटा मेमोरी के लिए और प्रोग्राम मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं वो हैंडल करते हैं सारा ऑपरेशंस, वो होता है सब इंटरनल ऑन चिप रैम में। ये सब किस में होता है, इंटरनल ऑन चिप रैम में। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल ऑन चिप रैम है, एक्चुअली ये एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ होता है। यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हम असाइन नहीं कर सकते और रिजर्व नहीं रहता। इसमें खाली हम डेटा स्टोर कर सकते हैं या मेमोरी जैसे प्रोग्राम मेमोरी स्टोर कर सकते हैं, बोथ ए बी। तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होता है डेटा मेमोरी रिलेटेड एंड प्रोग्राम मेमोरी मीन्स वी कैन से दैट तो इसका आंसर रहेगा इंटरनल ऑन चिप रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द स्पीड असेसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल डेटा मेमोरी स्लोअर दैन द इंटरनल ऑन चिप रैम। यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि एक्सटर्नल जो डेटा मेमोरी है वो स्लोअर क्यों रहती है एक्सेस करने के लिए एज कम्पेयर टू इंटरनल ऑन चिप रैम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए है, ड्यू टू द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ द लोअर ऑर्डर बाइट ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। तो एक्चुअली यहाँ पे ये डेटा एड्रेस बस रहता है AD0 to AD7। तो ये एक दूसरे को मल्टीप्लेक्स रहते हैं, इसके कारण उसको पहले सेपरेट करना पड़ता है। वो सेपरेट के लिए कुछ समय लगता है। तो उसके कारण यहाँ पे ड्यू टू द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ लोअर ऑर्डर बाइट ऑफ एड्रेस बस, इसके कारण एक्सटर्नल डेटा मेमोरी एक्सेस करने के लिए स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू इंटरनल रैम ऑन चिप रैम। तो इसका जो आंसर रहेगा ये वाला रहेगा आंसर, ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो विच कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर इन ऑर्डर टू असेस द ऑन चिप डिवाइस अपार्ट फ्रॉम द इंटरनल टाइमिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए ये वाले हमारे पास। तो कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी अगर एक्सेस करनी है माइक्रो कंट्रोलर को, तो उसके लिए हमें बहुत सारे हैंडशेकिंग सिग्नल रहते हैं, उसको कभी कभी कंट्रोल सिग्नल भी बोलते हैं। तो कंट्रोल सिग्नल है एड्रेस लैच इनेबल, बिकॉज AD0 to AD7 सिग्नल कनेक्ट किए रहते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए ये सिग्नल लगता है। उसके बाद पी-सेंस रहता है। पी-सेंस मीन्स क्या होता है, प्रोग्राम सेंस और प्रोग्राम स्टॉप वो भी रहता है। अगर आपको मेमोरी जैसे प्रोग्राम मेमोरी के लिए बेसिकली यूज होता है, R&D रीड और राइट ऑपरेशन भी लगता है। तो ओवरऑल ऑल ऑफ द अबोव। तो ये सारे के नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रजिस्टर यूजुअली स्टोर द आउटपुट जनरेटेड बाय अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन द सेवरल अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। यहाँ पे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर दिया है, टाइमर रजिस्टर दिया, स्टैक रजिस्टर दिया। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर्स इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रजिस्टर्स और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, और इसको समटाइम कॉल एज ए जनरल पर्पज रजिस्टर।
तो ये बेसिकली यूज़ होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए। इसमें डेटा स्टोर होता है, अगर रिजल्ट होने के बाद भी रिजल्ट ऑटोमेटिकली इसमें स्टोर हो जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा ये है। तो दूसरा फंक्शन है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। एक्यूमुलेटर को ही बोलते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। और यहाँ पे टाइमर रजिस्टर दो प्रकार से TH0 TL0 TH1 एंड TH1 और TH0 ये रजिस्टर है। और स्टैक पॉइंटर बेसिकली ये तो पुश और पॉप ऑपरेशन के लिए बेसिकली यूज होता है, और इसका प्री डिफाइन रहता है लोकेशन इंटरनल रैम मेमोरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई इन CHMOS टेक्नोलॉजी प्रेफर और द HMOS टेक्नोलॉजी फॉर डिजाइनिंग द डिवाइस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 51 फैमिली। तो यहाँ पे ड्यू टू द हायर नॉइस इम्यूनिटी, डेफिनेटली ये भी राइट है आंसर। उसके बाद है ड्यू टू द लोअर पावर कंजम्पशन, ये भी राइट आंसर है। ड्यू टू द हायर स्पीड, मीन्स यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंडीशन अप्रूव to prefer the EEPROM and ROM version for mass production in order to prevent the external memory connection। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है कि साइज ऑफ कोड यानी प्रोग्राम मेमोरी जो रहता है वो कितना होना चाहिए। तो ये तो बाय डिफॉल्ट साइज ऑफ कोड यानी हमारा जो प्रोग्राम जो रहेगा, प्रोग्राम या कोड उसको बोलते हैं कोड, वो हमेशा कैसे होना चाहिए, लेस देन द साइज ऑफ मेमोरी, साइज ऑफ मेमोरी। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे कौन सा आ सकता है। तो ये आंसर पहला ही है, साइज ऑफ कोड शुड बी लेस देन साइज ऑफ द ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूमुलेटर्स इज और आर ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ द फंक्शनलिटी। द एबिलिटी टू स्टोर द वन ऑफ द ऑपरेंड्स बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, डेफिनेटली ये भी है। तो जैसे माइक्रो कंट्रोलर कोई प्रोग्राम के टाइम पे अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है तो ऑपरेंड उसका है वो स्टोर होता है ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर में। एबिलिटी टू स्टोर द रिजल्ट्स आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक कोई भी ऑपरेशन होता है तो पहले जो रिजल्ट ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है वो एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा हमारा A एंड B दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरल पर्पज रजिस्टर होल्ड 8-bit डिविजर एंड स्टोर द रिमाइंडर स्पेशली आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवीजन ऑपरेशन। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि दो मैथ रजिस्टर्स है वो बेसिकली डिविजन्स एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए दो रजिस्टर यूज होता है, उसका नाम है A रजिस्टर्स एंड B रजिस्टर। यहाँ पे जो B रजिस्टर है हमारा, ये हमेशा ही जब माइक्रो कंट्रोल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करता है तो उसका सेकंड ऑपरेंड स्टोर करने के लिए होता है। और जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद जो रिजल्ट है, जो ऑपरेशन है एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद रिजल्ट ऑटोमेटिकली स्टोर होता है इसमें हायर लोअर बिट ये एक्यूमुलेटर में और हायर बिट B रजिस्टर में होता है रिजल्ट का। तो यहाँ पे जो दिया है A रजिस्टर्स B रजिस्टर्स, ये दो रजिस्टर जो रहते हैं वो 8-bit डेटा होल्ड करते हैं ऑपरेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे मोस्टली पूछा गया है क्वेश्चन, क्या किया देखो यहाँ पे, विच जनरल पर्पज रजिस्टर्स होल्ड्स द 8-bit डिविजर्स एंड स्टोर द रिमाइंडर स्पेशली आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे रिमाइंडर और डिविजर, तो यहाँ पे जो डिविजर जो हमारा स्टोर होगा वो स्पेशली B रजिस्टर में होगा। रजिस्टर कहाँ पे स्टोर होगा, B रजिस्टर में स्टोर होगा। तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, B रजिस्टर। नेक्स्ट है, the how many registers can be utilized to write the program by effective selection of register bank in program status word। तो यहाँ पे हम टोटल 32 रजिस्टर्स है जो हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में दो बिट रहते हैं RS1 और RS0। तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि 32 रजिस्टर हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो है RS0 और RS1। अगर इसमें टोटल कितने बैंक है, टोटल बैंक रहता है 2 मीन्स 4। यहाँ पे 4 बैंक्स है
और ईच बैंक्स में 8 रजिस्टर्स रहते, तो 8 रजिस्टर्स इंटू 4 तो टोटल हुआ 32, तो 32 रजिस्टर्स यहाँ पे ये आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑपरेशन आर प्रिपेयर बाय स्टैक पॉइंटर ड्यूरिंग इट इन इंक्रीमेंटल फेज। द इंक्रीमेंटल फेज जब होता है डेफिनेटली उसको तो पुश ऑपरेशन बोलते हैं, तो आंसर रहेगा हमारा पुश, और डिक्रीमेंटल फेज जो रहेगा उसको बोलते हैं पॉप, और तो आंसर जो रहेगा हमारा पुश। नेक्स्ट है विच इज द ओनली रजिस्टर्स विदाउट इंटरनल ऑन चिप रैम एड्रेस इन माइक्रो कंट्रोलर 51। तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर जो रहता है वो विदाउट इंटरनल ऑन चिप रैम एड्रेस पर रहता है, तो बाकी के सारे स्टैक पॉइंटर, डेटा रजिस्टर, टाइमर वो रहता है इंटरनल ऑन चिप रैम में, और उसका पर्टिकुलर वेक्टर एड्रेस रहता है और वहाँ पे वो स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूजुअली अफेक्ट द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर अफेक्ट करने के लिए 2 ही इंस्ट्रक्शन रहते हैं, उसको बोलते हैं कॉल एंड जंप इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक वंस आफ्टर द सिस्टम अंडरगोज द रीसेट कंडीशन। जब माइक्रो कंट्रोलर रीसेट कंडीशन में चला जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वेक्टर एड्रेस में चला जाता है, वो है 07H। नेक्स्ट है विच बीट a significant role in the selection of bank registers or program status word। तो in which plays significant role in the selection of bank registers और program status word। तो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बैंक सिलेक्शन के लिए 2 रजिस्टर यूज करते हैं, RS1 एंड RS0। ये है रजिस्टर सिलेक्शन 1 और रजिस्टर सिलेक्शन 0, ये 2 बीट है PSW के, तो बेसिकली यूज होता है सिलेक्शन ऑफ बैंक रजिस्टर। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा A एंड B, ये रहेगा आंसर A एंड B। तो विच फ्लैग्स रिप्रेजेंट द लीस्ट सिग्निफिकेशन बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का आपको पेज डब्ल्यू का जो फॉर्मेट रहता है उसको 8 बिट फॉर्मेट बोलते हैं, तो ये इस तरह से रहता है, इसको बोलते हैं D7 और इसको बोलते हैं D0। तो ये जो रहता है बिट एक पैरिटी रहता है और एक कैरी रहता है, और बीच में ऑक्सिलरी कैरी वगैरह, जो ऑक्सिलरी कैरी ओवरफ्लो फ्लैग ऐसे रहता है। तो यहाँ पे ये है हमारा पैरिटी बिट एंड कैरी फ्लैग। तो ये लिस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है PSW के। नेक्स्ट है विच रजिस्टर बैंक इज सपोज टू गेट सिलेक्टेड इफ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर बैंक सिलेक्ट बिट RS1 एंड RS0 आर डिटेक्टेड टू बी 1 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। अगर ये RS1 और RS0 PSW के अगर 1 और 0 रिस्पेक्टिवली अगर सेट करते हैं तो कौन सा बैंक सिलेक्ट होगा, तो ये इसको बोलते हैं 1। तो 1 मीन्स क्या होता है बैंक। यहाँ पे बेसिकली कैसे रहता है, अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं RS1 और RS0 तो 0 मीन्स कौन सा होता है बैंक 1, 01 मीन्स कौन सा बैंक, सॉरी ये बैंक 0, ये बैंक 1, और यहाँ पे 1 अगर 10 रहता है तो बैंक 2, और 11 रहता है तो बैंक 3। तो यहाँ पे ये कंडीशन दी है, तो ये कौन सा है बैंक 2। तो आंसर जो रहेगा हमारा C, दैट इज बैंक 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज पॉसिबल टू सेट द ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग व्हाइल परफॉर्मिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ओनली व्हेन कैरी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कैरी ऑक्सिलरी कैरी और कैरी 2 है, तो ऑक्सिलरी कैरी जो है वो क्रिएट होता है और जनरेट होता है D3 to D4 बिट। तो यहाँ पे D3 to D4 बिट अगर वो कैरी जनरेट होता है तो ऑक्सिलरी कैरी बिट और PSW वो सेट होता है 1। तो यहाँ पे दिया है आंसर थर्ड बिट पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त अगर कैरी जनरेट होता है, यहाँ पे अगर कैरी जनरेट होता है तो ऑक्सिलरी कैरी AC क्या होता है सेट होता है, इल्स ये 0 रहता है, रीसेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोकेशन ऑफ 128 बाइट्स ऑन चिप एडिशनल रैम आर जनरली रिजर्व फॉर द स्पेशल फंक्शन। ऐसी बार रजिस्टर के लिए और स्पेशल फंक्शन के लिए कौन से रेंज है वो पर्टिकुलर रिजर्व की है। तो यहाँ पे आंसर है 8200FF एक किया है। इसके लिए आपको इंटरनल रैम मेमोरी स्ट्रक्चर याद करना जरूरी रहता है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ।
इस तरह से वो आप ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे डिवाइड करना है पहले 00H to 1FH। ये जो पोर्शन रहता है 32 बिट का रहता है और ये इसको बोलते हैं 32 बाइट। और ये है बैंक रजिस्टर के लिए, बैंक रजिस्टर्स। टोटल बैंक रजिस्टर कितने 4। उसके बाद यहाँ पे 20H to 2F। ये जो रहता है इसको बोलते हैं बिट एड्रेसेबल एरिया बोलते हैं। और जो ये है एरिया 32 7FH, तो इसको बोलते हैं जनरल पर्पस स्क्रैच पैड एरिया। और ये रहता है 8 बाइट्स और ये रहता है 16 बाइट्स और ये रहता है 32 बाइट्स। तो टोटल ये होगा 128 बाइट्स। तो ये आपको याद रखना है ऑन चिप रैम का इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कमांड्स आर यूज फॉर एड्रेसिंग द ऑफ चिप डेटा एंड एसोसिएट कोड रिस्पेक्टिवली बाय डेटा पॉइंटर। तो यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है कि एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस करनी है। तो एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन लगते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली मूव वी एक्स मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, ये बेसिकली यूज होता है एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस करने के लिए, एक्सटर्नल मेमोरी के लिए। एंड दूसरा है मूव सी, और ये एक्सटर्नल कोड मेमोरी के लिए, और ये इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल डेटा मेमोरी के लिए। तो आंसर जो रहेगा हमारा ए वाला, मूव वी एक्स एंड मूव सी, जो इंस्ट्रक्शन जनरल यूज करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल डेटा मेमोरी और एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी करने के लिए। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो यूज क्या है डेटा मेमोरी के लिए, एक्सटर्नल डेटा मेमोरी के लिए, और जो ये रहता है एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी के लिए। नेक्स्ट है, which instructions find it utility in loading the data pointers with 16-bit immediate data। 16-bit immediate data मूव करने के लिए यहाँ पे हमें बेसिकली यूज करता है मूव रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ द एड्रेसिंग द ऑन चिप डेटा मेमोरी एंड ऑफ चिप प्रोग्राम मेमोरी इन द डेटा पॉइंटर। यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो दिया है ऑफ चिप मीन्स इसका मीनिंग होता है एक्सटर्नल। तो यहाँ पे हम टोटल 64 KB ऑन चिप ऑफ चिप डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर को इंटरफेस कर सकते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर की उतनी कैपेबिलिटी है 64K डेटा एक्सेस करने की और इंटरफेस करने की। तो आंसर जो रहेगा हमारा 64K। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द बिलो स्टेट रजिस्टर्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। और यहाँ से हमें बताना है कि कौन से रजिस्टर है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर नहीं है। तो टीकॉन और टी मोड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, टाइमर के रिलेटेड है। ये भी TH0 TL1 टाइमर के रिलेटेड है, टाइमर। और P0 और P1 ये है पोर्ट रजिस्टर, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, ये 4 रजिस्टर है पोर्ट के रिलेटेड। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा ये वाला रहेगा, stack pointer and PC, we can't say they are the special function register. Next है, which mode of timer to allow to hold the reload value with the assistance of RCA-P20H और RCA-P21 रजिस्टर पेयर। तो यहाँ पे 16-bit ऑटो रिलोड मोड बेसिकली यूज होता है रिलोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where should be the pin number 19 acting as a input of the inverting amplifier as well as part of the oscillator circuit be connected under the application of external clock। यहाँ पे C जो रहेगा उसको दूसरा जो टर्मिनल है उसको ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं। पिन नंबर 19 और पिन नंबर 18, तो पिन नंबर 18 क्या रहता है, ग्राउंड रहता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं ऑसिलेटर का कनेक्शन करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर का ऐसा रहता है 8051।
which ports does not represent the quasi bidirectional nature of the input output port in the according to the pin configuration of 8051. तो यहाँ पे पोर्ट 0 जो रहता है हमारा, इसमें इट इज डज नॉट प्रोवाइड द इंटरनल पुल अप रजिस्टर, तो पोर्ट 0 ये हमारा आंसर रहेगा. तो पोर्ट 1 it is provide, port 2 is also provide and port 3 is also provide the internal pull up register. All the ports are bidirectional ports. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्ट 0 है, ये पोर्ट 0 क्या करता है, D0 to D7 एड्रेस एंड डेटा लोअर ऑर्डर बाइट्स प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल मेमोरी के लिए, A0 to A7. और यहाँ पे पोर्ट 2 यूज़ करता है A8 to A15. तो पोर्ट 3 मल्टी फंक्शनल है, तो ये एक्चुअली प्रोवाइड करता है हमें सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल पोर्ट भी बोलते हैं इसको, पोर्ट 3 को. नेक्स्ट है व्हाट इज द रिक्वायर्ड बाउट रेट फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ सीरियल पोर्ट डिवाइसेस इन 8051 माइक्रोकंट्रोलर. 8051 माइक्रोकंट्रोलर दे आर वेरी कंफर्टेबल फॉर द 9600 बाउट रेट. तो ये बाउट रेट हमारा नॉर्मल बाउट रेट है, इतना बाउट रेट लगता ही है एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए जहाँ पे सीरियल पोर्ट प्रॉपरली वर्क होते हैं. तो जो हमारा आंसर जो रहेगा डी. नेक्स्ट है विच अमंग द बिलो मेंशन फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अल्टरनेट फंक्शन यूजुअली परफॉर्म बाय द पोर्ट 3. अभी पोर्ट 3 में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में बताया कि डज नॉट बिलोंग टू पोर्ट 3. पोर्ट 3 में कौन से फंक्शन होते नहीं. एक्सटर्नल इंटरप्ट डेफिनेटली ये भी होता है, और इंटरनल इंटरप्ट से भी होता है, और सीरियल पोर्ट ये भी होता है. सॉरी, इंटरनल इंटरप्ट्स ये नहीं होता है, इंटरनल इंटरप्ट ये नहीं होता है. सीरियल पोर्ट्स होता है, रिट्रेट और कंट्रोल सिग्नल होता है. तो आंसर जो रहेगा इसका डज नॉट बिलोंग टू द इंटरनल इंटरप्ट्स बाय द पोर्ट 3. क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द कांस्टेंट एक्टिवेशन रेट ऑफ ALA एड्रेस लैच इनेबल दैट इज ऑप्टिमाइज द periodically in term of the oscillator frequency. तो oscillator frequency 1/6 बेसिकली ये टर्म रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टिल द एड्रेस लिमिट ऑफ 0 FFFH स्पेशली इन द एक्सटर्नल एक्सेस पिन इज हेल्ड हाई. तो ये बेसिकली होता है कि अगर ये अगर ऑन होता है तो माइक्रो कंट्रोलर ओनली एग्जीक्यूट द इंटरनल मेमोरी. अगर ये अगर 0 रहता है तो ये होता है एक्सटर्नल मेमोरी के लिए, एक्सटर्नल मेमोरी के लिए. तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा हमारा इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी. इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी के लिए ये होना चाहिए, ये 1 रहता है, और इसके लिए ये 0 रहता है. नेक्स्ट है विच वैल्यू ऑफ द डिस्क कैपेसिटर इज परफॉर्म और रिकमेंडेड especially when the coarse crystal is connected externally in the oscillator circuit of the 8051 microcontroller. जो ऑसिलेटर का सर्किट जो रहता है यहाँ पे पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19 को, तो यहाँ पे कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्रिस्टल कनेक्ट कर देते हैं और इसको ग्राउंड करते हैं. तो इसका वैल्यू बेसिकली कितना रहता है 32 पिकोफैराड, और इसका भी 32 पिकोफैराड. अदरवाइज इसका वैल्यू रहता है 22 पिकोफैराड और 22 पिकोफैराड. तो यहाँ पे नियर अबाउट कौन सा दिया है देख लीजिए आप. यहाँ पे दिया है 32 पिकोफैराड, मीन्स ये जो आंसर है 32 पिकोफैराड बेसिकली रहता है. अगर 30 पिकोफैराड अगर नहीं दिया होता, अगर 20 पिकोफैराड दिया है तो ये भी आंसर हो सकता है उसका. तो दोनों ऑप्शंस, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, लेकिन यहाँ पे दोनों से आया है तो जनरली 30 पिकोफैराड ये यूज़ करो आप एज ए आंसर. Here are the resonators not performed for the oscillator circuit of 8051. तो यहाँ इसका आंसर है because they do not avail for 12 megas higher order frequency. ये भी है because they are unstable as compared to coarse crystal, because cost reduced due to it utility is almost negligible in the comparisons to total cost of microcontroller board. ये सारे के सारे रीजन है, और आंसर जो रहेगा हमारा डी. नेक्स्ट है which version of microcontroller 51 required the necessary connections of external clock sources to crystal 2 the additional to the crystal 1 connectivity to ground level. तो यहाँ पे HSMOS इसके लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच सिग्नल फ्रॉम CPU हैज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स द क्लॉकिंग वैल्यू ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम द इंटरनल बस। तो इसका जो ऑपरेशन रीड राइट रैच, इसका आंसर रहेगा। सो द अपर 128 बाइट्स ऑफ द इंटरनल रैम मेमोरी फ्रॉम ATH थ्रू FFH यूजुअली रिप्रेजेंट, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है तो इसके पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए एक्चुअली यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जनरल पर्पज रजिस्टर के लिए कौन सा यूज़ किया, 30H to 7FFH। उसके बाद स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए कौन सा रेंज यूज़ किया, 20H to 2FH। और स्टैक पॉइंटर इसमें बैठ जाता है, इसमें रहता है। और दूसरा है प्रोग्राम काउंटर। तो जो आंसर जो रहेगा हमारा यहाँ पे 20Hs। इसमें जो रेंज आती है वो है ए वाली। तो आंसर जो रहेगा हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बिट एड्रेसिंग रेंज ऑफ एड्रेसेबल इंडिविजुअल बिट्स और द ऑन चिप रैम। तो यहाँ पे ऑन चिप रैम में जो रहता है 002 00H to 7FH। तो ये है हमारा बिट एड्रेसेबल एरिया 002 07H। इंटरनल रैम मेमोरी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसमें आपको पता चलेगा। तो जो हमारा आंसर है वो रहेगा C। नेक्स्ट है, हाउ डज द प्रोसेसर रिस्पॉन्ड टू द अकरेंस ऑफ द इंटरप्ट। तो यहाँ इसमें एक्चुअली ISS बोलते हैं उसको, मीनिंग इसका होता है बाय इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन। तो सब रूटीन इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन रहता है, वो बेसिकली यूज़ करता है। और इसको बोलते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग सब रूटीन, IHS भी बोलते हैं, इंटरप्ट हैंडलिंग सब रूटीन। बेसिकली सर्विस यूज़ की जाती है इंटरप्ट के लिए। So which address and location in the program memory is supposed to get the occupied when CPU jump and execute the instantaneous during the occurrence of the interrupt। तो बेसिकली डायरेक्ट को वेक्टर एड्रेस को चेक करता है और जो पर्टिकुलर इंटरप्ट का वेक्टर एड्रेस है उस पर जाके वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका जो एड्रेस आंसर रहेगा वो रहेगा बी। सो विच अमॉन्ग दी बिलो मेंशन्स रीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। सीरियल पोर्ट इंटरप्ट इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं यूजिंग द हम एसकॉन रजिस्टर। तो एसकॉन रजिस्टर में मोस्टली रहता है TI और RI। तो ये दो बिट्स जो रहते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ये वाला। अभी यहाँ पे जो दिया है पहला वाला ओवरफ्लो ऑफ टाइमर और काउंटर, ये दिया है टाइमर 1 के लिए, और ये जो दिया है ये इंटरप्ट 0 के लिए, और ये दिया है इंटरप्ट ये 1 के लिए, और ये इंटरप्ट 0 के लिए, और ये 1 के लिए। तो सेटिंग ऑफ आइदर TI और RI फ्लैग्स, तो यहाँ पे सीरियल पोर्ट और इंटरप्ट एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्सेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द काउंटिंग रेट ऑफ द मशीन साइकिल इन कोरिलेशंस टू द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी फॉर द टाइमर। तो ये रहता है 1/12, बिकॉज माइक्रोमीटर को लगता है फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज। तो ये अंदर जाके होता है 1/12। तो आंसर जो रहेगा हमारा 1/12। नेक्स्ट है, विच स्पेशल फंक्शन रजिस्टर प्ले vital role in the timer counter mode selections process by allocating the bits in it। तो यहाँ पे टी मोड रजिस्टर में बेसिकली जो रहता है ये रिजर्व होता है टाइमर काउंटर मोड के लिए। तो टी मोड मीन्स टाइमर मोड रजिस्टर, और इसको बोलते हैं टाइमर कंट्रोल रजिस्टर्स। इसको बोलते हैं सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, यानी इसको बोलते हैं पावर कंट्रोल रजिस्टर। तो ये जो टाइमर का मोड जो रहता है वो सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या लगता है, मोड, टाइमर मोड रजिस्टर। नेक्स्ट है, which bit must be set in TCON registers in order to start the
टाइमर 0 वाइल ऑपरेटिंग इन द मोड 0। तो कोई भी मोड हो, मोड 0, मोड 1, मोड 3, कोई भी मोड रहता है, अगर उसमें TR0 क्या करना है, सेट होना चाहिए। वो TR0 ये रिलेटेड विद दी टाइमर 0 को रन करता है, और TR1 बिट जो है वो टाइमर 1 को रन करता है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे टाइमर 0 दिया तो TR0 ये पहला आंसर रहेगा। So what is the maximum delay generated by the 12 megahertz clock frequency in the accordance to the auto reload mode 2 operation of the timer? तो ये बेसिकली करता है 256 माइक्रोसेकंड्स। सो नेक्स्ट है, because microprocessors CPU do not understand the memory mnemonics as they are, they have to be convert to, तो पहले उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी मशीन कोड में, बाइनरी मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करना जरूरी था। विच ऑफ द फॉलोइंग बसेस इज प्राइमरी यूज टू कैरी द सिग्नल्स दैट डायरेक्ट ऑर्डर IC टू फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म। तो यहाँ पे कंट्रोल बस बेसिकली उस बोलते हैं, कंट्रोल बस मीन्स इसको बोलते हैं हैंड शेकिंग सिग्नल। हैंड शेकिंग सिग्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट अदर एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस विद द माइक्रो कंट्रोलर। तो कंट्रोल सिग्नल के कारण ही माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाता है और एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस को पता चल जाता है कि कौन सा इवेंट या कौन सा टास्क करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ like and subscribe the Tech Amazon YouTube channel. Thank you so much.